देखिए आज हम लोग 3D का 3D ज्योमेट्री का द प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। और फर्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन क्या है, प्लेन का नॉर्मल क्या है, प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो आपको हम फिर से बताते हैं कि प्लेन का जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन। प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन है। इसमें से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z जो है वो तीनों इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल क्या होता है? कोई प्लेन है, उस प्लेन का परपेंडिकुलर एक लाइन होता है जो इस प्लेन में स्थित सारे लाइन का परपेंडिकुलर होता है। सबके साथ ये 90 डिग्री बनाता है, सबके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये जो ए बी सी है, ए कमा बी कमा सी, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। सेकंड क्लास में 3 पॉइंट से पास करने वाले जो कोई प्लेन हो उसका 3 गो पॉइंट हमको दे दिया है, तो हम इस प्लेन का इक्वेशन को बता सकते हैं। मान लो ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है, 3 पॉइंट का वैल्यू दिया है, तो इस प्लेन का हम लोग इक्वेशन को बता सकते हैं। तो हम लोग अभी डिफरेंट सिचुएशन में प्लेन का इक्वेशन को निकालने का तरीका सीखेंगे। तो फर्स्ट तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि यदि कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन को आराम से बताया जा सकता है। लेकिन यदि बोल देगा कि एक प्लेन है, इसमें 2 पॉइंट ही पास कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट के जरिए आप नहीं बता सकते। 2 पॉइंट से कोई प्लेन का इक्वेशन आप नहीं बता सकते। 2 से ज्यादा पॉइंट का जरूरत पड़ेगा किसी एक प्लेन का पार्टिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए। मतलब ना यही उस प्लेन का इक्वेशन है, समझे ना। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं आज का हम लोग का जो टॉपिक है। हाँ, और एक पिछले क्लास का टॉपिक क्या रह गया कि इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि कोई प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल a 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 b 0 और इसका होगा 0 0 c। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। इसी फॉर्म को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये चीज हम लोग पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो पढ़ाई होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन के ही बारे में चर्चा होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए एक्चुअल में इस फॉर्म का क्या कहना है, इस फॉर्म का क्या कहना है कि यदि कोई प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो, कोई प्लेन का, देखिए हम यहां लिखते हैं कि इफ एन केप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane directed to the origin, क्या लिख रहे हैं कि यदि एन कैप
एक यूनिट वेक्टर हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जो यूनिट वेक्टर है वो प्लेन का परपेंडिकुलर है और उसको कहां से मिलाया गया है, डायरेक्टेड टू द ओरिजिन से, उस पॉइंट को मतलब ओरिजिन से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर प्लेन में मिलाया गया है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैफ है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between plane and origin is small p, then equation of plane is r dot n cap equal to p। ये किसी प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, ये किसी प्लेन का क्या है, वेक्टर फॉर्म है। देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म के बारे में भी बता दें, आपको यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म से आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यदि कोई प्लेन का इक्वेशन इस प्रकार है, थोड़ा हम वेक्टर फॉर्म के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, देखिए यदि कोई इक्वेशन इस प्रकार हो 2x + 3y - 4z और -5 = 0, तो ये तो देखने में एकदम ऑब्वियसली कि ये प्लेन है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन x y z का पावर 1 रह के ये एक लीनियर रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है, लीनियर, मतलब पावर एक ही रहेगा, है ना। 3D में लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए xi + yj + zk और डॉट 2i + 3j और -4k और -5 के इक्वल टू 5 लिख दिए, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट, यदि इस वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x को 2 से 2x + 3y - 4z और = 5, तो ऊपर में जो चीज है वही चीज ये भी है, लेकिन नीचे वाला वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर में कार्टेशियन के फॉर्म में, नीचे किसका फॉर्म है, वेक्टर है। और आपको हम बता चुके हैं कि x y z मतलब कोई भी पॉइंट हम लोग चेक करेंगे ना कि ये पॉइंट इस प्लेन का है कि नहीं है, तो उस पॉइंट का वैल्यू को कहाँ रखा जाता है, x y और z के पास। तो यहाँ पर x y और z के पास जो वैल्यू रखने का जगह इस तीनों के पास है, मतलब इस वेक्टर के पास है, तो उस वेक्टर को जिसमें x y z रहता है उसको r से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे हम लोग, जिस वेक्टर में x y और z हो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, r। और आप बताइए कि ये जो है 2 3 और -4 ये क्या है, इसी के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है कि नहीं। तो हम लोग इस नॉर्मल को हम लोग n वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, n वेक्टर। और ये 5 कोई कांस्टेंट है एक्चुअल में, तो हालांकि 5 पे रहने दो, तो कोई भी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म की क्या होता है, इस तरह होता है। क्या होता है, तो ये भी क्या है उसी तरह है कि नहीं है। बस इसमें बोल रहा है कि यदि कोई प्लेन ओरिजिन से p डिस्टेंस पर हो, कितना डिस्टेंस पर हो, p यूनिट डिस्टेंस लिख देते हैं, p यूनिट डिस्टेंस पर हो और उसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर n कैप क्या है, इफ n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन का परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसी को तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल का। तो यदि किसी प्लेन का नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हमको पता है और वो ओरिजिन से कितना दूरी पर है, ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस पर है वो हमको पता है, तो इस फार्मूला में रखने से हमको क्या मिल जाएगा, उसका वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। और वेक्टर को फिर कार्टेशियन में बदलना है तो ही नीचे से फिर ऊपर तरफ चढ़ेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर इसके बाद ये लिखेंगे, मतलब आर को हटा के ये बैठा देंगे, तो इसी को बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। देखिए एकदम सिंपल है, कोई भी एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, लीजिए। अब इसका ओरिजिन से हम इसको परपेंडिकुलर मिलाते हैं, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। और इसका मैग्नीट्यूड जो लंबाई है वो स्मॉल p है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कोई भी n मान लेते हैं,
ये याद रखिए कि प्लेन क्या है, प्लेन का ये क्या है, परपेंडिकुलर, समझे ना। अब यहाँ कोई एगो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं आर। इस आर का वैल्यू जो है वो एक्स है, वाई है, जेड है, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, स्मॉल आर, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल आर होगा ना। तो देखिए, सोच के देखिए कि ये आर कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहे, यहाँ रहे, इधर रहे, इधर रहे, एन से मिलाएंगे आर को तो में हमेशा क्या होगा, ओ एन का परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ओ एन का परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या होगा कि ओ एन जो होगा, ओ एन वेक्टर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, किसका होगा, एन आर का, चाहे आर कहीं भी रहे, होगा कि नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर होने पर ओ एन वेक्टर डॉट एन आर वेक्टर क्या होगा, हम लोग को 0 मिलेगा, हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ओ एन वेक्टर को हम लोग, ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं पी एन हेड, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका लंबाई कितना है, पी है। तो कोई वेक्टर को उसका मान और उसी का यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया पी एन वेक्टर डॉट एन आर वेक्टर। तो एन आर को लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ एन, लिख सकते हैं नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, लिख सकते हैं नहीं। अब देखिए 0। अब आप जानते हैं कि डॉट में हम इसको पीछे भी कर सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, बी डॉट ए क्या होता है, एक ही होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले ओ आर का वैल्यू, ओ आर का वैल्यू क्या है, ओ आर मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसी को हम लोग ओ आर वेक्टर बोलेंगे। तो ओ आर वेक्टर को अभी फिलहाल हम लोग क्या किए, स्मॉल आर वेक्टर, किससे, फिर माइनस ओ एन वेक्टर, फिर ओ एन वेक्टर को कितना लिखेंगे, पी एन हेड लिखेंगे, और इसको डॉट करके इसको पीछे कर देते हैं, पी एन हेड इक्वल टू 0। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा, आर डॉट पी एन हेड, फिर माइनस इसको जब इससे करेंगे तो पी स्क्वायर डॉट एन हेड डॉट एन हेड होगा ना। हालांकि यहाँ डॉट देने का कोई जरूरत नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए इस साइड में हम लोग दिखा देते हैं, आर है, पी क्या है, पी कॉमन है कि नहीं है, तो हम लोग पहले पी को कॉमन लेते हैं। तो यहां बचेगा आर, क्योंकि पी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब 2 3 पी एक लेंथ है, पी क्या है, एक लेंथ है। तो आर डॉट एन हेड, आर डॉट एन हेड माइनस माइनस, यहाँ पी स्क्वायर है तो पी कॉमन ले ले तो स्मॉल पी बचेगा, और एन हेड डॉट एन हेड, तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसी का मोड का स्क्वायर होता है। तो यहां पर एन हेड का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस पी क्या है, एक स्केलर है, इसको आरएचएस भेज देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, आर डॉट एन हेड माइनस पी, और एन कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मोड क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो दैट्स मीन p इंटू 1 इक्वल टू पी ही बचेगा, इतना इक्वल टू 0। और ये हमको क्या दिया, r डॉट एन हेड इक्वल टू p। तो हम लोग को क्या चीज सीखने को मिला कि यदि कोई, ये इक्वेशन प्रूव हुआ ना, यदि हमको कोई बता दिया कि ये प्लेन ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर हो, तो 5 यूनिट डिस्टेंस को हम लोग p बोल लेंगे, और उसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, तो ये नॉर्मली है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर किया तो वही इसका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और यदि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, ये दोनों चीज हमको पता रहे, तो इस फार्मूला में रखने से हमको उसका वेक्टर इक्वेशन पता चल जाएगा। अब वेक्टर इक्वेशन पता चलने के बाद कार्टेशियन का पता भी चल ही जाएगा, समझ में आया? तो ये एक टाइप का फार्मूला हो गया। इससे रिलेटेड हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए अभी जो हम लोग वेक्टर का नॉर्मल फॉर्म पढ़े उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है। तो हम लोग अभी जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर पढ़े उसमें क्या था, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, जहां एन कैप क्या था, उस प्लेन का नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और p क्या था, ओरिजिन से उस प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चंस का क्या कहना है, इसका हम लोग सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे पूरा केयरफुली। वो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जो प्लेन है वो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, वो बोल दिया है। इसका मतलब p का वैल्यू दे दिया है। क्या दे दिया है? p का वैल्यू। तो हम लोग सीधे लिखेंगे गिवन दैट स्मॉल p इक्वल टू 5 यूनिट एंड बोल दिया है which has k cap as unit vector normal to it, और उस प्लेन का नॉर्मल का यूनिट वेक्टर के कैप है। उस प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप है। एंड एन कैप के जगह इसका वैल्यू कितना है? के कैप है। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या है? के कैप है। तो बस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कितना होता है स्टैंडर्ड में? आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल पी इंप्लाइज, तो स्मॉल आर की जगह तो स्मॉल आर ही रहेगा, डॉट एन कैप की जगह आएगा के कैप और इक्वल टू पी की जगह आएगा आई। यही वेक्टर फॉर्म में उसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि कार्टेशियन फॉर्म में निकालने बोलता तो आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बैठा के डॉट कर देते हैं। ये हो गया आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, इसमें दोनों इक्वेशन को निकालना है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब वो प्लेन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है वो बोल दिया, मतलब स्मॉल p का वैल्यू दे दिया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है स्मॉल p इक्वल टू 6 यूनिट। कितना है? 6 यूनिट। और बोल दिया है कि विच है जो नॉर्मल, और उसके पास जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? इतना। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो दे दिया उसी से नॉर्मल का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब एंड लिख देते हैं यहाँ पर नॉर्मल ऑफ प्लेन इक्वल टू एन वेक्टर। एन कैफ तो होता है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। तो अभी नॉर्मल का डायरेक्ट देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि कोई वेक्टर का देखिए, जैसे हो गया m एक वेक्टर है और ये हो गया 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो हम बोलेंगे कि m का डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो ये और ये तीनों वैल्यू 2, 3 और माइनस 4 क्या है? इस m का डायरेक्शन रेशियो है। तो m दिया तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया, डायरेक्शन रेशियो देगा तो m निकल जाएगा। तो उसी तरह से इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया है तो नॉर्मल निकल जाएगा। मतलब कि हम लोग का डायरेक्शन रेशियो दिया 2, -1 और -2। तो इसको लिखेंगे 2i माइनस जे और -2k। ये जो वेक्टर है ये क्या है? नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो हमको इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? नॉर्मल का n नहीं चाहिए, उसका n का कैप चाहिए। क्या चाहिए? n का कैप। तो बस, तो देयरफॉर n कैप का वैल्यू हम लोग जानते हैं n वेक्टर बाय मॉड n। याद होगा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या है? 2i माइनस जे और -2k और बाय में मोड ऑफ n। तो मोड कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर 4, -1 का +1 और -2 का +4। तो नीचे कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2i माइनस जे और -2k और डिवाइडेड 3 हो गया। तो इस वैल्यू को बैठा देंगे हम फॉर्मूला में। तो हमारे पास p और n कैप, p और n कैप का जुगाड़ हो गया। उसको बस इस फॉर्मूला में रख देना, उसका वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होगा जी? r डॉट n कैप इक्वल टू स्मॉल p इंप्लाइज, तो r ही रहेगा, डॉट n कैप का वैल्यू हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस 2k और बाय में 3 और इक्वल टू स्मॉल p मतलब 6। अब इस नीचे जो 3 है उसका आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? r डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k और 3 6 जा 18। ये हो गया उसका वेक्टर इक्वेशन। क्या हो गया? वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन जब आपको बोलेगा निकालने तो लिखेंगे ऑल्सो कार्टेशियन इक्वेशन इज।
तो आप r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k और इक्वल टू 18 लिख दिए। तो इम्प्लाइज क्या होगा, i को i से डॉट करेंगे तो 2x, जे को जे से तो माइनस वाई, के को के से तो माइनस 2z इक्वल टू 18। ये मेरा ये क्या हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, वो हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन। तो कभी वेक्टर इक्वेशन निकालने बोला तो आप कार्टेशियन आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया सॉल्यूशन? चलिए राइट नाउ चलिए फिर हम लोग और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़े उसी से रिलेटेड है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन का जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज दिया हुआ है। तो कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में बदलने का तरीका आप लोगों को सीखना भी चाहिए और सीख भी चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन इज 5x माइनस 7y प्लस 3z इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। चलिए तो इक्वेशन 1 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट देखिए 5i माइनस 7j और प्लस 3k और इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। चलिए अब इंप्लाइज करके इसको r वेक्टर और इसको भी उसी तरह जो रहा है वही रहने दो। इसको नाम दे सकता है लेकिन जो है उतना ही रहने दो, इतना इक्वल टू 12। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। देखिए इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा है ना, तो वेक्टर देगा तो कार्टेशियन देगा तो वेक्टर, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग को प्लेन का जो इक्वेशन था वो कार्टेशियन फॉर्म में था, उसको एक स्टेप गए इस तरह लिखे और लास्ट स्टेप में इस तरह, और यही उसका क्या हो गया कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन से वेक्टर। बस उसी तरह अब उल्टा चलेंगे हम लोग, तो जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन 5 में लिखेंगे गिवन प्लेन इज क्या हो जाएगा r डॉट 3i माइनस 5j प्लस 7k और प्लस 8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r को लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के डॉट 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज i को i से तो 3x, j को j से माइनस 5y, k को k से प्लस 7z और प्लस इक्वल टू 0। यही हो गया उसका कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर में आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 6 नंबर का सॉल्यूशन। 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एक प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन को निकालिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन प्लेन इज क्या है 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मान लिखो कि it is clear that 3, minus 6, 2 are direction ratios of normal of फर्स्ट इक्वेशन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन है 3, माइनस 6, माइनस 2 है। तो देयरफॉर डायरेक्शन cosines of normal of first r क्या क्या होगा जी 3 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 36 प्लस 4 कॉमा माइनस 6 फिर अंडर रूट 9 36 प्लस 4 कॉमा
2 बाय अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज क्या होगा 3 बाय 7 कोमा माइनस 6 बाय 7 कोमा 2 बाय 7। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। तो आपको क्या निकालना बोला था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। कोई दिक्कत? चलिए राइट। देखिए ये क्वेश्चन का क्या कहना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3√3 है और उसका नॉर्मल जो है वो इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन किया हुआ है। क्या क्या हुआ है? इक्वली इंक्लाइन किया हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करते हैं। गिवन दैट स्मॉल p इक्वल टू 3√3 यूनिट हो गया। अब हम लोग इसका नॉर्मल को हम मान लेते हैं कुछ। लेट n वेक्टर इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck इज नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल का इक्वेशन कितना है समझे ना। अब देखिए क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और यहाँ हम लिख देते हैं कि वेयर अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर एंगल्स मैक्स angles made by n vector with coordinate axis respectively। समझ में आया? यहाँ अल्फा बीटा और गामा को एंगल बताए हैं जो n वेक्टर बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि नहीं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। जब तीनों एंगल बराबर है तो एंगल बराबर है तो तीनों का एंगल कॉस में भी बराबर ही होगा। आप बताइए कि इस कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ऑल्सो we know that हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इम्प्लाइज एल स्क्वायर एम को भी एल स्क्वायर एन को भी एल स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और therefore l इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। कोई भी एक साइन ले सकते हो पॉजिटिव है ना जी। चलो इतना हो गया। टैकिंग पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। टैकिंग पॉजिटिव वैल्यू तो therefore l इक्वल टू 1/√3 तो therefore l इक्वल टू m इक्वल टू n इक्वल टू 1/√3 तीनों वैल्यू आ गए। और आप जानते हैं कि एल एम एन क्या है नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखेंगे। एल का वैल्यू लिखाएगा a बाय मॉड n a बाय मॉड n m का वैल्यू b बाय मॉड n और इसका वैल्यू c बाय मॉड n। याद आ रहा है ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उसी को तो मॉड n बोलेंगे और इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल a का वैल्यू कितना होगा मॉड n/√3 होगा। स्मॉल b का वैल्यू वो भी मॉड n/√3 और स्मॉल c का वैल्यू मॉड n/√3
√3 होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एन वेक्टर इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है जी, एन वेक्टर बाय √3 आई, यही है ना। बी का वैल्यू एन वेक्टर बाय √3 जे और प्लस एन वेक्टर बाय √3 के। तो हम लोग यदि एन वेक्टर और √3 को कॉमन लेते हैं, एन वेक्टर का मोड बाय √3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आई प्लस जे प्लस के। अब इधर लेफ्ट में मेरा एन ये है। अब यदि इस मोड को लेफ्ट साइड ले आए तो एन वेक्टर बाय मोड एन होगा, क्या होगा 1 बाय √3 आई प्लस जे प्लस के। अब इसको क्या बोलोगे, एन कैप, इसको क्या बोलोगे एन कैप। तो ये मेरा एन कैप इक्वल टू 1 बाय √3 आई प्लस जे प्लस के। तो हमारा तो पी और एन कैप दोनों का जुगाड़ हो गया, बस दोनों को फॉर्मूला में बैठा देंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए राइट कीजिए। देखिए फिर इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, मतलब एक प्लेन का आप इक्वेशन बताइए जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 1, मतलब इस प्लेन का ये पासिंग पॉइंट है, इसको स्मॉल ए नाम दे देते हैं। और ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन का, एक तो प्लेन लाइन का परपेंडिकुलर है या लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर, दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंस क्या है, इक्वल है, एक ही सेंटेंस है, एक ही मीनिंग वाला है। तो हम लोग लिख देते हैं कि एक लाइन जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का क्या नाम है, एक का है 1, 4, 2 और एक का नाम क्या है 2, 3, 5। ये मान लो सी और ये मान लो डी। तो अच्छा ए सी डी मान लो। तो क्वेश्चन का यही रूप है, बोल रहा है कि एक प्लेन है जो 1, 2 और 1 से पास कर रहा है और एक लाइन का परपेंडिकुलर है जो दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 4, 2 एंड 2, 3 एंड 5। तो आप सोचिए कि CD का डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो CD का डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो नॉर्मल और ये एक पासिंग पॉइंट दे दिया है, क्या दे दिया है, पासिंग पॉइंट दे दिया। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो थोड़ा सा पिछले एक्सरसाइज का भी यूज करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि if required plane passes through 1, 2, 1, then its equation is, इस तरह ले सकते हैं, स्मॉल ए x माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। याद है पिछले क्लास, मतलब पहला क्लास में लोग पढ़े थे कि कोई प्लेन यदि किसी एक पॉइंट से पास करेगा तो यहाँ x1 y1 z1 बैठता है। और यहाँ पर लिख देंगे कि where a, b, c are direction ratios of normal ऑफ फर्स्ट का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, समझे ना। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी मतलब 1, 4, 2, या हम इसको क्या करते हैं स्ट्रेट लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी डी परपेंडिकुलर फर्स्ट, सी डी और फर्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ना सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स आर, अच्छा होगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो यहाँ सी डी लिखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए 1, 2, 1 कॉमा बी नहीं है, सी है, सी कितना है 1, 4, 2 एंड लास्ट में डी बराबर कितना है 2, 3 और 5। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी डी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, तो सी डी प्लेन का परपेंडिकुलर है तो सी डी नॉर्मल का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इंप्लाइज
CD पैरेलल टू नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का जो नॉर्मल होगा उसी का पैरेलल है कौन, CD। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट ये इक्वल होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, बताया था ना। जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो इक्वल होता है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें यूज हो सकता है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें यूज हो सकता है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD क्या होगा जी, C और D दो पॉइंट बचा हुआ है, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, फिर 3 में 4 जाएगा तो -1, और 5 में 2 जाएगा तो 3। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। तो देयरफॉर n वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, i माइनस j प्लस 3k, ये हो गया। चलिए अब हम लोग सॉरी इसका तो जरूरत ही अभी नहीं था, फिलहाल लिख दिए तो छोड़ो, लिख दिए हैं तो इसको हम छोड़ दो। तो ये क्या हो गया, तो देयरफॉर स्मॉल a इक्वल टू 1, स्मॉल b इक्वल टू -1, स्मॉल c इक्वल टू 3 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग a b c को क्या माने थे, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो, और उसका वैल्यू ये आया है। तो बस अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a की जगह 1 बैठाओ तो 1x माइनस 1, फिर b की जगह -1, फिर y माइनस 2, फिर c की जगह 3 और z माइनस 1। चलिए अब इधर हम लोग बनाते हैं, इतना इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा x माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -y प्लस 2 और प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0, इंप्लाइज x माइनस y प्लस 3z, और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ -1, तो 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, होगा इक्वल टू 0। यही हो गया आंसर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और लास्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन से ओरिजिन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 इज क्या होगा जी, डायरेक्ट लिखते हैं r डॉट, ये क्या होगा i माइनस j और प्लस 3k और इक्वल टू 2 होगा, कोई दिक्कत। तो अभी ये क्या यूनिट वेक्टर है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मोड 1 से ज्यादा आएगा। तो हमको एक ऐसा नंबर से डिवाइड दे देते हैं, ऐसा संख्या से डिवाइड दे देते हैं ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए। और ये जब यूनिट वेक्टर होगा तो इस साइड वाला क्या कहलाएगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट, देखो इसी का मोड से डिवाइड कर दे तब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 9 मतलब √11, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, √11 से। तो r डॉट i माइनस j प्लस 3k बाय √11 इक्वल टू 2 बाय √11। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है, r डॉट एन कैफ इक्वल टू p, इस फॉर्म में है ना। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन origin टू प्लेन इक्वल टू p होगा, और जो कितना है √11 यहाँ होगा ना, तो 2 बाय √11, इतना यूनिट आंसर। मतलब ओरिजिन से प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, समझे कैसे आया। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि r डॉट एन कैप इक्वल टू p, तो यहाँ एन कैप रहेगा तब तो इसका मान होगा डिस्टेंस। तो ये जो था n था, एन कैप नहीं था, तो एन कैप को एन कैप बना दिया। अब ये किस फॉर्म में है, एन कैप का फॉर्म में, तो हो गया इसका डिस्टेंस, समझे ना। चलिए लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है झारखंड बोर्ड में, 2014 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दे दिया है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे
गिवन दैट दिया हुआ है ओ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k, और आप जानते हैं इसी को पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 3 1 2 हो जाएगा। ओ बी वेक्टर ये दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 4k, और इसी को पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 4। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो बी से पास कर रहा है और ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब एक जहां कहीं हो ए और बी को मिलाएंगे तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, और बी जो होगा वो इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट होगा। इस प्लेन का क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल के हम लोग नॉर्मल में यूज करेंगे, और पासिंग पॉइंट तो है ही बी, तो यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू बी अर्थात 1 माइनस 2 माइनस 4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज कितना होगा जी, स्मॉल ए ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस स्मॉल b y प्लस 2 प्लस स्मॉल c z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। ऑल्सो required plane perpendicular to AB, required plane perpendicular to AB vector। So therefore normal of required plane ये पैरेलल होगा AB का। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ये है, और प्लेन का नॉर्मल जो एक मार्कर दीजिए, एक पेन कोई जी। देखिए ये जो है नॉर्मल है, लेकिन ये ए बी है। तो ए बी जो है, ये ए बी जो है वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल तो हमेशा प्लेन का परपेंडिकुलर ही होता है। तो प्लेन का परपेंडिकुलर ए बी है और प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल है, मीन्स ये। तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, पैरेलल होने का। क्या होगा, पैरेलल होने का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है ए बी का, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। तो नॉर्मल और ए बी के बीच क्या रिलेशन होगा, पैरेलल। तो इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो इक्वल होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। किसके इक्वल होगा? अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं आराम से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 में x1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2, इतना माइनस इतना -3, और इसमें ये माइनस होगा तो -6। तो ये क्या हो गया, तो देयरफॉर सॉरी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 के बाद यहाँ लिख देते हैं वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। तो देयरफॉर स्मॉल ए वैल्यू हो गया -2, स्मॉल बी -3, स्मॉल सी -6। तीनों वैल्यू का आप बैठा दीजिए इस इक्वेशन पर, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, स्मॉल ए की जगह -2 x -1, बी के जगह -3 y प्लस 2 और -6 z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा 2x और -2 आएगा, माइनस कॉमन ले लिए। अब ये +3 से इंटू हो रहा है, माइनस कॉमन ले लिए तो +3 से इंटू होगा तो +3y और +3 2 जा 6, ये +6 है तो +6z और ये 24 इक्वल टू 0। माइनस को उधर लेके 0 हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 6z, और टोटल सम कितना हो रहा है 28, कितना हो रहा है इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, तो देयरफॉर इंप्लाइज वेक्टर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, r डॉट सीधे लिख देते हैं 2i
प्लस 3j प्लस 6k और यहाँ प्लस 28 इक्वल टू 0। आंसर समझे? लिस्ट आंसर ले